बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, सियासी बहरान इस हद तक बढ़ चुका कि जमहूरियत की बिसात लपेटने की बातें हो रही हैं, मगर इन हालात में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उस इजलास में शिरकत करते हैं, तफसीली ब्रीफिंग होती है। आर्मी चीफ दो टोक ऐलान करते हैं कि अब नया या पुराने पाकिस्तान की बातें हमें ख़त्म कर देनी चाहिए, बल्कि एक नया नारा हमारा पाकिस्तान होना चाहिए। सबको मिलकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। इस तवील नशिस्त में सवालात और जवाबात भी हुए और बिलावल भुट्टो जरदारी मुतालबा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के इस इजलास की जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई, इसको पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए, इसको पब्लिक किया जाए, ताकि पूरी कौम को पता चले कि इस वक्त मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ, मुल्क के सियासी बहरान से लड़ने के लिए तमाम कुव्वतें एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी हो चुकी हैं। सियासतदानों को मिलकर अपने मामलात हल करने हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि सियासतदान मुल्क को बहरान से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। आर्मी चीफ ने यह भी वाजे कर दिया कि पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है और पार्लियामेंट के साथ इस वक्त अफवाज पाकिस्तान खड़ी हैं और पार्लियामेंट ही मुल्क के अंदर कानून बनाती है, आइन बनाती है और अवाम जो है वो इस पार्लियामेंट को मुंतखब करते हैं, अवाम ही आइन बनाते हैं। गोया ताकत का सरचश्मा अवाम है। इसी में बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर और साथ ही साथ जायजा लेंगे पंजाब की निगरान हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी, क्या एक नया आइनी बहरान दरवाजे पर दस्तक दे रहा है या इस मसले पर भी कोई हल निकल आएगा। इंतखाबात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आइनी बहरान की बातें हो रही हैं। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। हकीकत क्या है? हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर कानूनदान जनाब फैसल हुसैन चौधरी साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मियाँ दाऊद साहब, मुल्क के सीनियर कानूनदान हैं। फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। फैसल साहब, ये बताइएगा कि मुसलसल बहरान तो बढ़ता ही चला जा रहा है, आइनी बहरान है, सियासी बहरान है, और इस वक्त भी आज पंजाब हुकूमत की अगर हम बात करें, पंजाब हुकूमत भी अपनी वो आइनी मुद्दत पूरी कर गई जो कहा गया कि 90 रोज़ में उसने इंतखाबात करवाने हैं। फिर तो ये मामला बिगड़ता ही चला जा रहा है। ये दुरुस्त बात कह रहे हैं। मामला बिगड़ने में तो बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो वफाकी हुकूमत का जो आइन पे अमल ना करने की मुसलसल जिद है। देखिए, मेरे ख्याल में मलिक साहब 73 का जो आइन है, अगर ये आइन कायम ना रहा तो मुझे ये यकीन है कि दोबारा पाकिस्तान में आइन नहीं बनेगा और हम उस पर बड़ा मुश्किल से ये इकट्ठे हुए थे। हो सकता है मेरी और आपकी राय मुख्तलिफ हो, मेरी आपकी ख्वाहिशात मुख्तलिफ हो, मेरी आपकी कोई ज़रूरियात मुख्तलिफ हो, लेकिन 73 में ये फैसला ये हुआ था कि जब कोई ऐसा मामला होगा तो बेयर मिनिमम कंसेंसस तमाम सियासी जमातों का या जमहूरी कुव्वतों का तो ये होना चाहिए ना कि आइन के ऊपर अमल होगा, चाहे उससे एक का नुकसान है, दूसरे का फायदा है, दूसरे का नुकसान है, ये जो भी। अब ये बात कहना कि जी इलेक्शन जो है आइन के ताबे नहीं, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हो, क्योंकि इस वक्त मस्बत नताइज आना मुमकिन नहीं है। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि बिल्कुल मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि सो मोटो का पावर इख्तियार भी रेगुलेट करने की जरूरत है, इस जुडिशरी में तो नहीं, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अदवार में, खार मोहम्मद चौधरी के अदवार में खासकर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ स्टेट का, और बाकी मामलात को भी एड्रेस करने की जरूरत है, लेकिन उसका कुछ तरीक़ाकार भी तो आइन और कानून के मुताबिक होना है ना जी। देखिए चौधरी साहब, यही जब जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि आज खुद नोटिस के हवाले से हमें तरीक़ाकार तब्दील करने की ज़रूरत है, तो आपको पता है कि तोपों का रुख सारा उनकी तरफ हो गया, वकला बरादरी तकसीम हो गई, सियासतदान तकसीम हो गए। सर बात है तकसीम होनी है मलिक साहब, तकसीम इंटरेस्ट की बुनियाद पे होती है, इसीलिए तो आइन रखे जाते हैं ना। इसलिए आप आइन और ये लॉ किस लिए होते हैं कि अगर कौम तकसीम हो, ग्रोह तकसीम हो, अफराद तकसीम हो, तो एक कुछ आपने लवाजमात रखे होते हैं, कुछ कायदे और ज़ाबित होते हैं जिनके मुताबिक काम करना होता है। अब देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत तो हो सकता है, 100 दफ़ा गलत फैसले होते हैं, लेकिन पार्लियामान से सुप्रीम कोर्ट पे हमले तो नहीं होने चाहिए। उसकी इजाज़त कौन देगा? और काजी फायज ईसा साहब ने जब ये कहा, मेरा आपसे सवाल यह है कि ये फायज साहब ने 22 नवंबर के बाद उनका टर्म शुरू हो जाना है, तो ये मामला तो उस वक्त भी किए जा सकते हैं, आगे भी तो साल 1.5-2 साल बंजाल साहब के और पिछली मुद्दत लगाएं तो तकरीबन 18वीं तरमीम के बाद इस वक्त तकरीबन 14-15 साल हो गए।
तो चंद महीने या चंद हफ्ते और सब्र करने की ना करने के पीछे क्या मामला है? मामला तो फिर नजर आता है कि वो जो पीछे सियासी वजूहात है। सियासी वजूहात ये हैं कि एक परसेप्शन ये है, और ये एक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ, और कि वो ये कहते हैं कि कुछ जजेस के जहन में ये बिठाया गया है और एस्टेब्लिशमेंट की कुछ ताकतवर हल्कों के जहन में ये बिठाया जा रहा है और परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि इमरान खान आएगा तो वो फिर आपकी तरफ लपकेंगे, तो आप निशाना होंगे। ये बात हकीकत में मबनी नहीं है या इसकी कोई बुनियाद नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन बना के ये टेंशन और ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि डेडलॉक है, बात नहीं हो रही अफ्रीकैन की एक दूसरे से, तो वो जो एक दूसरे के खिलाफ मिसट्रस्ट है या जो बदएतमादी है वो बढ़ती जा रही है। और मैं डेडलॉक के मामले पे आपकी तरफ वापस आता हूँ। फैसल चौधरी साहब, मियां दाऊद साहब, जो फैसल चौधरी साहब बात कर रहे हैं, बड़ी बुनियादी बात है कि हम ख्वाहिशात के ज़रिए कानून बनाना चाहते हैं, ख्वाहिशात के लिए हम आइन में तरमीम चाहते हैं, आइन का इस्तेमाल भी, हम आइन की तशरीह भी ख्वाहिशात के मुताबिक करते हैं। मैं फैसल भाई की सारी बातों से इत्तफाक करता हूँ, वो एक संजीदा किस्म के वकील हैं, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं उसको एक लम्हे के लिए वो इंसाफ करते हुए अपनी साइड के ऊपर भी लेकर आए। जैसे उन्होंने ये फरमाया कि ये परसेप्शन बनाई जा रही है कि अगर इमरान खान आया तो वो कुछ जजेस के ख़िलाफ़ या कुछ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेगा। तो इसका तो सबूत मौजूद है कि इमरान खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए काजी फायज़ साहब के ख़िलाफ़ जुडिशल ऑर्डर पास कर दिया गुलजार साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कि आपने इमरान खान का जो मुकदमा है वो नहीं सुनना। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि किसी आला अदलिया के जज को सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल ऑर्डर के जरिए काम के जरिए रोक दिया गया हो। तो इस परसेप्शन को तो छोड़ें, ये तो एक एविडेंट बात है कि जो साकिब निसार ग्रुप सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रवेल कर रहा था वो मुसलसल मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ साहब को टारगेट कर रहा था, और इसके सबूत मौजूद हैं, इसके फैसले मौजूद हैं। आप देखें कि मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ साहब की जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर हुई उसमें दोनों फ्रीकैन की तरफ से जो मवाद कभी अदालत में आर्ग्यू ही नहीं हुआ, रिकॉर्ड के ऊपर भी नहीं आया, वो मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने नजरसानी की फैसले का हिस्सा बना दिया। आज तक उसका कोई बंदा सवाल का जवाब नहीं देता वो मवाद कहां से आया, किसने मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को प्रोवाइड किया, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। तो बात तो डेडलॉक वाली ठीक है, लेकिन डेडलॉक की वजूहात अगर हम ढूंढने जाएंगे तो उसकी ज्यादातर वजूहात की जिम्मेदारी जो है वो PTI के ऊपर आयद होती है। रहेगी बात जो मेरे बड़े भाई ने बताया कि आइन के ऊपर अमल दरामद करने वाली या आइन के ऊपर आइन होना चाहिए, उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, इसका सिर्फ इत्तलाक जो है वो पंजाब के अंदर क्यों किया जा रहा है? KPK के अंदर जाकर आइन को क्या हो जाता है यहां पर? और जब असेंबली तोड़ी जाती है तो जिन लोगों ने वोट डाले थे और जो MPs थे उनके बुनियादी हकूक मुतासर होते हैं, तो उसका वहां पर आइन का इत्तलाक जो है वो क्यों नहीं किया जाता? किया जाना चाहिए ना आइन का। ये तो नहीं होना कि हम आइन का एक आर्टिकल पकड़ लें पर उसको उस आइन के आर्टिकल को लेके पीछे चलते जाएं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और ये सवाल किसी सियासी जमात में नहीं उठाया, हमारी मौजूद सुप्रीम कोर्ट के साथी जज साहबान ने उठाया कि आप पहले इस बात का तयन करें कि असम्बलियां जो तोड़ी गई हैं उसकी क्या ठोस वजूहात मौजूद थी या नहीं थी। इसके ऊपर सबको एग्री करना चाहिए था। फिर जैसे मेरे भाई फैसल चौधरी साहब ने बात की कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का जो आज खुद नोटिस के इख्तियारात रेगुलेट करने वाला इख्तियार, वो आप सब्र कर जाएं, आप काजी फाजी साहब के दौर में चले जाएं। चले मैं इनकी बात से एग्री करता हूं, तो फिर फैसल भाई जो है वो इस बात के ऊपर भी एग्री कर जाए जो दूसरी जमातें मुतालबा कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ सब्र कर जाए, वो कौमी असम्बली के साथ इकट्ठे इलेक्शन जो है वो करवा लें। यानी कि मैं ये मुतालबा करता हूं कि नसरुल्लाह मलिक साहब सब्र कर जाएं, मैं जितना मर्जी बात दुरुस्त है कि जो आपको सूट करता है उसी की तरफ हर सियासी जमात चाहती है। एग्जैक्टली तो ये दोनों फ्रीकैन इस तरह कर रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल चल रही है ना, तमाम अदारों को लेके कोई बंदा आइन के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं कर रहा, ना कोई करना चाह रहा है, क्योंकि किसी को सूट नहीं करता, ना PDM को सूट करता है, ना PTI को सूट करता है, ना ही मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट को सूट करता है। यह पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक अफसोसनाक फैसला है और तयशुदा असूलों का फैसलों के खिलाफ फैसला है जो एक बिल को मुअत्तल कर दिया गया। फैसल भाई मेरी बात से बतौर वकील तो मैं समझता हूं कि उन्हें मेरी बात से इत्तफाक करना चाहिए कि जो डॉक्टर मुबशर हसन का केस है वो 17 रुकनी बेंच का फैसला है। उस फैसले में कहा गया कि आपने कानून के खिलाफ, कोई कानून अगर बन गया तो उसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई नहीं देना, आप फाइनली उसको सेटिसाइड कर सकते हैं और बिल को तो हाथ नहीं लगाना।
ये वो फैसला है और वो बड़े बेंच का फैसला वो सबके ऊपर लागू है। और फिर उससे भी पहले 1989 में एतजाज हसन साहब का केस है, वो 12 रुकनी बेंच का फैसला है। तो ये तो बराह रास्त जब सुप्रीम कोर्ट के हमख्याल जज साहबान जो हैं वो पार्लियामेंट की चीजों का कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर पार्लियामेंट का भी तो हक बनता है ना सर कि वो रद्द-ए-अमल दे। देखिए पाकिस्तान के अंदर 63A का फैसला दिया गया है। फैसल भाई इस बात से इत्तफाक करेंगे कि वो 63A के फैसले की इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत हुई है। आपने वोट काउंट ना करने की बुनियाद बात जो है वो आइन के अंदर आपने इजाफा किया है। क्योंकि फैसल साहब आप इस बात को मानते हैं कि जो 63A की जो है डेफिनेशन जो है उसका गलत इस्तेमाल किया गया है, वोट डालने के बाद ये कहना कि वोट कास्ट नहीं हो सकता, शुमार नहीं हो सकता, सजा जो बाद में मिलनी थी पहले दे दी गई, फिर साथ ये जो डिवीजन हुई पूरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसका ना मीडिया जिम्मेदार है, बल्कि क्या आप समझते नहीं है कि वो खुद जिम्मेदार हैं जिन्होंने डिवीजन की? और फिर साथ ही साथ क्या जस्टिस फायज ईसा को रोका जा सकता है कि वो इमरान खान साहब के केसेस ना सुने? पहली बात तो ये है कि ये तो फायज ईसा साहब की और का अपना मामला है ना कि वो जब आए और वो उन्होंने आज तक उस मसले को चैलेंज किया या नहीं किया। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसको आप ये कहें कि आप ये ना सुने वो ना सुने। डिक्टेट तो नहीं किया जा सकता जैसे ये हुकूमत करती रही है कि जी फलां को आप इतने बेंच बनाए, फलां उठे, और फुल कोर्ट बेंच जो है वो इस तरह से हो कि उसमें ये जज ना हो। इस तरह से तो कभी भी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जो आइन की मंशा है, पहली बात तो ये है कि जज साहबान जो हैं उनका ये मकसद ही नहीं, ये तो बात ही नहीं बनती कि वो कहें कि असम्बली तोड़ने की वजूहत ठीक है या गलत है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अपोजिशन ने उसकी रेजोल्यूशन को आज तक चैलेंज नहीं किया। जब सियासी जमातों ने उसको चैलेंज नहीं किया तो किसी जज का ये सवाल करना मेरी समझ से बालातर। फिर जो जज साहबान के फैसले आए हैं उसमें कब ये सवाल जो है फ्रेम किया गया और इस पे आर्गूमेंट हुए कि चीफ जस्टिस का इख्तियार है, 1 मैन शो है या 4 मैन शो है, या बेंच बनाने की फॉर्मेशन में आपका क्या ख्याल है, क्या हुकूमत से या दूसरी पार्टियों से इसके ऊपर आर्गूमेंट हुए? जब ये चीज़ें नहीं हुई तो फिर बेंच बनाने की और चीफ जस्टिस की जो पावर्स हैं वो इस मुकदमे में, जिसका सिंपल जो 1 पॉइंट एजेंडा था कि 90 डेज में जो मैंडेटरी डायरेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स के अंदर कि जब भी असेंबली प्री मैच्योर डिसॉल्व होगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा, बाकी मामला कहाँ से आए? उस पर तो फिर हर फैसले के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात किए जा सकते हैं। लेकिन जब क्राइसिस जिस चीज़ से शुरू हुआ फैसल साहब के 20 अरकान असेंबली को जो है उनका वोट डालने से पहले ही महरूम कर दिया गया, कहा गया नहीं डाल सकते। ये जोड़ा जा रहा है और गलत जोड़ा जा रहा है। बात यह है सर कि ये क्राइसिस का तो सिंपल उस दिन शुरू हुआ जब असेंबली तोड़ी गई एतमाद का वोट लेने के बाद, 186 अरकान पूरे हुए। उसके बाद आइन ये इख्तियार देता है सियासी जमातों को या लीडर ऑफ द हाउस को कि जी आप उसको तोड़ सकते हैं, और इसके लिए ना कोई किसी किस्म की शर्त है, ना किसी किस्म का कोई राइडर लगाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सियासी फैसले हैं, इसको जब तोड़ा गया तो उसमें ये जो बाद की सूरत है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा। लेकिन फैसल साहब क्या 20 अरकान को उनके वोट शुमार ना करना एज ए महर कानून आप समझते हैं दुरुस्त फैसला था? देखिए उसमें 2 तरह की इंटरप्रिटेशन है। जो इंटरप्रिटेशन वहाँ पे हुई भी है वो ये कहते हैं कि 3 सूरत हाल जो है 63A में ये इंडिविजुअल वोट नहीं है, ये इनफरादी वोट नहीं है, ये पार्टी का वोट है। उसमें प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला की सिलेक्शन है, उसमें जो है अदम एतमाद और एतमाद का वोट है और बजट का वोट है। उसकी वजह भी है ये जो 63A आया है, नसरुल्लाह मान साहब आपने रिपोर्ट किया हुआ 90 में क्या होता था। ये नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, ये उन शहीद बेनज़ीर की, ये आपस में जो उस वक्त की बैकग्राउंड थी उसके मुताबिक जो है ये मामला आया। हमारे यहाँ पे मसला ये है कि कोई आइडियल डेमोक्रेसी तो है कोई नहीं। वो 20 बंदे लोटे लेके आप इस पे तो बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो इसको जस्टिफाई करें जो सिंध हाउस में हुआ या जिसने पैसे लिए नहीं लिए, तो ये भी तो मामलात है ना कि आपकी जो जमहूरियत के ऊपर जो हमले होते हैं उनके पीछे भी तो मामलात कोई शफाफ नहीं होते ना, कोई ज़मीर के मुताबिक वोट देते कोई नहीं है। और ज़मीर मतलब या जनरल ज़मीर होते थे किस ज़माने में, अब कोई और होता है। सिंध हाउस में भी तो बोलियां लगी हैं और ये सारे मामले। लेकिन ये फैसल साहब वही बात है ना कि ये सिंध हाउस की बोलियां हों, सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब हो, पंजाब से चौधरी सरवर साहब का सेनेटर बनना हो, सब इस हमाम में तो सब नंगे हैं ना। फिर
इसमें देखिए बात यह है कि अवाम में तो नंगा होना या ना नंगा होना, इशू ये है कि आइन के मुताबिक काम करना है या नहीं करना, सीधी बात है। इस वक्त ठीक। आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने थे, नहीं हुए। अब ये जो निगरान हुकूमतें कायम है, ये जी। 90 दिन से आगे तो जा नहीं सकती। और दूसरी बात है, निगरान हुकूमत भी तो फिर होगा क्या अगर 90 दिन से आगे नहीं जाएंगे? तो आज ये हुकूमतें क्या करें? क्या हुकूमत हट जाए? देखिए अभी तो इस पे भी एक सवाल तो खड़ा होगा कि अब इनके जो मामलात हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि 90 दिन के बाद आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है। और इसमें अगर कोई ज़ाब्ता करना है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट 180 आर्टिकल 187 के तहत कर सकती है। उसके अलावा तो कोई, या फिर मुझे मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। यहाँ साहब, बड़ा अहम मसला ये है कि हुकूमत क्या पंजाब अब खत्म हो गई या मौजूद है? नहीं नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। मेरी राय के मुताबिक केयर टेकर सेटअप जो है वो ज़रूर 90 दिन के लिए आता है इलेक्शन करवाने के लिए। अब चूंकि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे, तो आप केयर टेकर सेटअप को ये नहीं कह सकते कि वो 90 दिन के बाद जो है वो घर चला जाएगा। उसने तब तक कंटिन्यू करना है जब तक ये इलेक्शन जो है इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो नहीं करवा सकती। बेशक अक्टूबर में हो, बेशक दिसंबर में हो, बेशक अक्टूबर में हो, बेशक दिसंबर में हो, बेशक कल हो। और इन केस अगर किसी को किसी किस्म का कोई अभाम लगता है, वो अदालत में तशरीह के लिए चला जाए। आपके ख्याल में पंजाब हुकूमत कंटिन्यू करेगी? मेरे ख्याल में पंजाब आईनी हुकूमत है। ये दोनों निगरान हुकूमतें कायम है, क्योंकि इन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे। और सुप्रीम कोर्ट जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने वाला टाइम एक्सटेंड कर चुकी है, तो इसके साथ मैं समझता हूं कि अब ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ये भी उसके साथ ही एक्सटेंड करेंगी। क्यों जी चौधरी साहब, यानी अगर 90 रोज से टाइम आगे निकल गया तो हुकूमतें भी फिर आईनी ही रहेंगी? इसमें देखिए इस बात को आप ये जरूर कह सकते हैं कि क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सके, उसकी वजूहात जो है उनके ऊपर तो कोई भी मामला किया जा सकता है। लेकिन अब फिर अगर 14 मई को भी इलेक्शन ना हुए, उसके बाद अदालत से जो जाए फैसला अदालत को करे, तो पीछे असेंबली में रेजोल्यूशन आ जाए कि हम नहीं मानते, हम जजेस को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम पैसे नहीं मांगते। इसकी क्या तोज़ी है, इसकी क्या लॉजिक है, इसकी क्या पार्लियामेंट के पास इख्तियार है? नहीं, अगर तो सुप्रीम कोर्ट, मैं तो बड़ा, आपको पता है, आप मुझे जानते हैं कि बड़ा फेयर सी बात करने वाला आदमी हूँ। अगर तो सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी अदालत का कोई फैसला दुरुस्त है तो उसके ऊपर बिल्कुल जो है वो अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन अगर वो फैसला गैर मौसर है, वो दुरुस्त नहीं है और उसके ऊपर जायज़ एतराज़ मौजूद है, तो मेरे ख्याल में उसके खिलाफ हर तरह की जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए, मुज़ामत करनी चाहिए, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। एक चीज़ जब नज़र आ रही है कि वो गलत है तो उसको गलत कहना चाहिए। अगर 63 ए का फैसला जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कोई बंदा बात तो करे। एक जब नजर आ रहा है कि छोटा बेंच जो है वो बड़े बेंच के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन ये 8 रुकनी बेंच चला गया है, तो उस 8 रुकनी बेंच का कोई एहतसाब तो करे, कोई बात तो करे। आइन के अंदर आर्टिकल मौजूद है 209, उसके नीचे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रूल्स बने हुए हैं, उसके नीचे जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है। आप बताएं, आज के दिन तक कभी किसी ने जज साहबान से पूछा कि आपका ये फैसला जो है वो आइन से मुतसादम है, आप या इसको रिव्यू करें या आपके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी? जबकि उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो जज जो है वो अपनी कैपेसिटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसको ओहदे के ऊपर रहने का हक नहीं है, उसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उतार दे। मियां दाऊद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल हुसैन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। क्या इमरान खान साहब को अपनी किसी पार्लिमानी कमेटी के ऊपर या किसी टिकट तकसीम करने के लिए अपनी क़यादत पर एतमाद नहीं है? क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि इमरान खान साहब अकेले इंटरव्यू कर रहे हैं टिकट देने के लिए पंजाब के इंतखाबात के लिए। क्या पार्टी के अंदर कोई लीडरशिप ऐसी मौजूद नहीं जो एक बोर्ड बन सके, इंटरव्यू कर सके, उसके बाद टिकटों की तकसीम हो? इससे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब फयाज हसन चौहान साहब। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद फयाज हसन चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। चौहान साहब, ये बताइएगा कि हम अक्सर देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की उन उम्मीदवारान से मुलाकात की तस्वीर जारी की जाती हैं जिसमें इमरान खान साहब इंटरव्यूज़ कर रहे हैं उम्मीदवारों के पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए। अकेले इमरान खान साहब, कोई पार्लिमानी बोर्ड नज़र नहीं आता, कहीं सीनियर लीडरशिप नज़र नहीं आती। क्या इमरान खान साहब को अपनी सीनियर लीडरशिप पर एतमाद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल मसला ये है कि इंसान जो भी करेगा ना उसके ऊपर तनकीद तो लाजमी होगी। अगर वो पूरे पैनल के साथ ले रहे होते तो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछना था यार कि इमरान खान साहब ये दावा करते थे कि मैं हर कैंडिडेट को जनाब खुद मिलूंगा, उसका इंटरव्यू करूंगा, उससे मुलाकात करूंगा, तो वो मुलाकात क्यों नहीं कर रहे? लेकिन बहरहाल आपने सवाल पूछा है तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पहले तमाम पार्लिमानी बोर्ड के साथ बैठ के एक एक चीज डिस्कस हो चुकी है। तमाम के तमाम प्रो एंड कॉन्स जो है ना हर कैंडिडेट के हल्के की मुख्तलिफ किस्म की जो पॉलिटिकल और सोशल जनाब सिनेरियो है
वो सारा डिस्कस हो चुका है पूरे पार्लिमानी बोर्ड के साथ बैठ के। हर रीजन का जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी है और उसकी पूरी टीम है, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बैठा के ये सारी चीजें डिस्कस होने के बाद अब इमरान खान साहब पर्सनली जो है वो हर एक को मिल रहे हैं। पार्लिमानी बोर्ड भी उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर रहा है। पार्लिमानी बोर्ड जो है वो तमाम उम्मीदवारों की स्क्रूटनी करके जो नाम दिए हैं खान साहब को, खान साहब उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन क्या अच्छा ना होता कि उनकी भी पार्लिमानी बोर्ड के सामने जो मीटिंग हुई या उनके साथ जो इंटरव्यू हुआ उनकी तस्वीर भी जारी कर दी जाती? मैंने आपको कहा ना कि जो काम भी करेंगे पॉलिटिकली उसके अगेंस्ट कोई ना कोई नुक्ता तो निकल सकता है, कोई भी करेंगे, पार्लिमानी बोर्ड के साथ करें या 3 बंदे बैठ के करते या 4 करते, इतराज तो निकल सकता है। इतराज निकालने को तो आप कोई भी निकाल लें, लेकिन मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उसकी टीम, फिर उसके ऊपर रीजन और उसकी प्रेसिडेंट और उसकी टीम, फिर उसके बाद मरकजी लीडरशिप और उसकी पूरी की पूरी तंजीम, उनके साथ बैठ के एक एक चीज डिस्कस करके स्क्रूटनी होने के बाद जो कैंडिडेट 2-2, 3-3, 4-4 है उनके साथ पर्सनली मुलाकात कर रहे हैं खान साहब। इतनी सी बात। ठीक है, लेकिन चौधरी परवेज साहब के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि जो उनके उम्मीदवार हैं वो उन्होंने नाम दे दिए, बस वही हतमी है, उस पर कोई बोर्ड या कोई पार्टी की लीडरशिप सवाल भी नहीं उठा सकती। नहीं, ऐसी चीजें नहीं है यार मलिक साहब, ये और तुसी विचो पता नहीं की कड्डा लगे हुए ना, छोड़ो यार कब पॉलिटिकल बात करो यार मलिक साहब, पॉलिटिकल गल करो जरा इस्लामिक। लेकिन ये मामला तो है ना चौहान साहब, इस पे कमेंट ही कर दें कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो एक धड़ेबंदी की बात भी की जाती है, ग्रुपिंग भी तो है ना। तुसी चाह दी प्याली ते तूफान उठाना चाहते हो और कोई नहीं है यार, ठीक है ना। चले चौहान साहब आते हैं मुज़ाकरात की तरफ। कुछ खबरें हैं कि ईद के बाद मुज़ाकरात हुकूमत के साथ शुरू हो सकते हैं इंतखाबात के हवाले से भी। आज सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के अमीर आपसे भी मिले, वज़ीर आज़म साहब से भी मिले, शहबाज शरीफ साहब से भी। कोई बुनियादी नुकात तय पाए हैं? देखें, नुक्ता एक ही है कि आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान को चलाया जाए। नुक्ता एक ही है कि मुल्क का जो आइन है वो सबसे सुपरमेसी उसकी है और पाकिस्तान का पार्लिमानी सिस्टम उसी आइन का पाबंद है। आइन के मुताबिक चीजों को चलाया जाए। आइन कहता है कि असेंबली डिसॉल्व होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। आइन कहता है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अब आप कहें कि नहीं, हमने पाकिस्तान का आइन नहीं, हमने आइन शरीफिया या आइन जरदारिया या आइन फजल रहमान चलाना है, तो फिर तो पाकिस्तान इस तरीके से नहीं चल सकता। और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल भी इस बात की मुतकाजी है मलिक साहब कि फिल फॉर सूबों के अंदर और मरकज के अंदर मजबूत और मरबूत किस्म की हुकूमतें आए जो पाकिस्तान के इस वक्त चैलेंजेस हैं उनका सामना भी करें, उनका मुकाबला भी करें, उसके ऊपर विन भी करें। तो बिल्कुल इसके ऊपर बैठ के जो आइन की खिलाफ वर्जी 90 रोज वाली सिर्फ पंजाब के अंदर यह केपीके के बारे में पीटीआई खामोश है। वहां तो 90 रोज कई रोज गुजर गए, कोई शेड्यूल नहीं आया, कोई वहां पे बातचीत आगे नहीं बढ़ी। वहां पे भी मलिक साहब हमने रेड कर दी है, सुप्रीम कोर्ट के पास हम गए हैं, वहां पे भी हमने जनाब प्रोसिक्यूशन और जनाब अदालती कार्रवाई स्टार्ट की हुई है। ये हमने तो नहीं करना ना, आप तो इस तरह पूछ रहे हैं जैसे पीटीआई ने वहां पे डेट देनी है और पीटीआई ने वहां पे इलेक्शन करवाना है। हमने तो वहां पे भी जनाब अदालत के दरवाजा खटका दिया है कि जनाब वो इलेक्शन फौरन होना चाहिए। लेकिन चौहान साहब कुछ खबरें इस किस्म की भी हैं कि जिसमें असद कैसर साहब का भी एक बयान सामने आया कि अभी आइन में कुछ थोड़ी बहुत तरामीम की जा सकती हैं, इलेक्शन 90 दिन के हवाले से इसमें तरामीम पे पीटीआई राजी हो सकती है अगर हुकूमत इलेक्शन करवाने पर तैयार हो जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान का आइन है, और आइन के अंदर कौन तरमीम करेगा यार, ये डमी किस्म के लोग करेंगे, ये कायदे हस्ब इख्तिलाफ करेगा जो दुहाइयां देता फिर रहा है कि मुझे पहचानते नहीं है। ये आपके जनाब वो एमएनए देंगे कि जिनको इस वक्त हल्के के अंदर वैल्यू कोई नहीं है, जिनकी हल्के के अंदर कोई जनाब रिस्पेक्ट और एहतराम कोई नहीं है। असेंबली पार्लियामेंट मौजूद है, चौहान साहब पार्लियामेंट मौजूद है। कल पार्लियामेंट की कमेटी के सामने आर्मी चीफ अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल आसिम मुनीर गए, वहां पे ब्रीफिंग दी गई, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हम पार्लियामेंट के साथ हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है। भाईजान हम भी तो कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, पर सुप्रीम होने के लिए कुछ एथिक्स, कुछ वैल्यूज, कुछ क्रेडिबिलिटी भी चाहिए होती है ना। जब आप पिछले साल डॉलर्स की सूरत में और डीलर्स की सरपरस्ती में सिंध हाउस के अंदर आप जनाब हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म करके लोटे और जनाब घोड़े जनाब आप तैयार करके और उनको दिखाकर जनाब आप यहाँ पर रजीम चेंज ऑपरेशन करें
और फिर इस माहौल के अंदर एक साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी का और पाकिस्तान की आवाम का सत्यानाश फेर दे, पाकिस्तान की जनाब हर किस्म के जो जिसे कहते हैं ना चैलेंजेस, उसके अंदर नाकाम और नामुराद कर दे पाकिस्तान को, तो आप किस किस्म की रिस्पेक्ट की तवक्को करेंगे? और फिर आप बताएं ना, अपोजिशन कौन सी है? अपोजिशन राजा रियाज है, अपोजिशन जनाब नूर आलम है। इसलिए कि आप चले गए ना वहां से, रियाज साहब आप लोग निकल गए, राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर बन गए। देखें, अभी तो चलो हम एक साइड पे रख देते हैं यार, ये कौमी असम्बली अगस्त के महीने तक जो चलनी है लीगली, चलो यार ये चला ले 4 महीने रह गए ना, 3 महीने। लेकिन जो आइन कहता है कि पंजाब और केपीके के अंदर इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, उससे ये क्यों डर रहे हैं? उससे क्यों भाग रहे हैं? शेर की तो ज्यादा से ज्यादा भागने की रफ्तार 58 किलोमीटर फी घंटा है, लेकिन इलेक्शन के खौफ से ये शेर 120 घंटा ये जना 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से क्यों भाग रहा है? इनको जना वो मौत पड़ी हुई है। सियासतदान को तो इलेक्शन से नहीं डरना चाहिए ना, सियासी जमातों को तो इलेक्शन से नहीं डरना चाहिए। जब उनको ये जोम हो कि जनाब हम बड़े पॉपुलर हैं, बिलावल ज़रदारी को जोम है कि वो बड़ा पॉपुलर है, बेगम सफदर कहती है कि वो पाकिस्तान की बहुत अवामी लीडर है, लोग उसको जनाब चाहते हैं। नवाज शरीफ कहता है जनाब कि मैं इमाम खमीनी और जनाब नेल्सन मंडेला बन के आने को तैयार बैठा हूं। जब आप अपने लेवल पे इतना अपने आप को इस लेवल पे कंसिडर करते हो, तो फिर इलेक्शन से क्यों घबराते हो? फिर आइन की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हो? फिर अपनी नाजायज ख्वाहिशात के लिए अदलिया को क्यों तकसीम कर रहे हो? फिर अदलिया को जनाब अपनी जनाब इस सियासी खौफ और डर के जनाब भीड़ क्यों चढ़ा रहे हो? तो आज लेकिन अब डेडलॉक तो फयाज चौहान साहब, डेडलॉक तो अपनी जगह मौजूद है। 90 रोज गुजर गए, पंजाब की निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म हो गई, सियासतदानों ने कोई रास्ता निकालना है, कोई मिलजुल कर मुज़ाकरात करके बातचीत के जरिए। सर डेडलॉक क्या होता है? मलिक साहब आप सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताएं दुनिया की किसी भी जमहूरियत के अंदर, किसी भी पार्लिमानी सिस्टम के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर जो उसकी सुप्रीम कोर्ट होती है, जब उसके पास कोई केस जाएगा, पॉलिटिकल जाए, सोशल जाए, क्रिमिनल जाए, जना दीवानी मुकदमा जाए, जब भी उसके पास जाएगा उसका फैसला हरफ आखिर होता है। या तो जाए ना आपस में आप जनाब एमिकेबली सॉर्ट आउट कर लें तो तब तो ठीक है। जब केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरफे आखिर है। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये दुनिया की हर मुल्क के अंदर यही कानून है और यही सिस्टम है। तो आप मुझे बताएं, जब सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दे दिया, तो फिर किस बात का भागना? फिर किस बात का जनाब जजों को आपस में लड़ाना? फिर किस बात का अदलिया की तफरीक पैदा करना? फिर किस बात पे आइन और कानून की धज्जियां उड़ाना? लेकिन क्या इसी सुप्रीम कोर्ट, चौहान साहब, इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आपके डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देकर सारा मामला उलट दिया, फिर जो अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करानी पड़ी, लेकिन ये सारा मामला आप भी तो कर चुके हैं ना जी। हाँ मलिक साहब इधर ही रुक जाएं। हमारे खिलाफ भी सो मोटर एक्शन हुआ, हमारे खिलाफ भी 184(3) के तहत जनाब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेने के बाद डिप्टी स्पीकर के फैसले को नल एंड वाइट किया। हमारे खिलाफ भी 184(3) के तहत जनाब असेंबली को बहाल किया गया। हमारे खिलाफ भी जनाब, लेकिन आपने नहीं माना था चौहान साहब, आपने नहीं माना था इस फैसले को। मेरी बात तो पूरी सुन ले, बात सुन ले। एक होता है उसको ज़हनी तौर पे ना मानना, उसके ऊपर इख्तलाफ करना अदालत के फैसले पे, एक होता है प्रैक्टिकली उसके रास्ते में हर्डल, बैरियर, ऑब्स्टिकल, रुकावटें खड़ी करना। जनाब हमने कोई रुकावट खड़ी नहीं की, हमने अदालत के ऊपर हमला नहीं किया, हमने अदालत के ऊपर चढ़ाई नहीं की, हमने अदालत के जजेस के घरों पे या उसके दफ्तरों में जाकर चौहान साहब आप इतना बड़ा लश्कर लेकर गए, इमरान खान साहब ने गाड़ी में बैठ के अपनी हाजिरी लगवाई, इतने बड़े जुलूस के साथ अदालतों में गए, आपने कहा मैं अदालतों में नहीं आना चाहता, ये भी तो अदालतों की हुक्मतुल्ली है ना। मलिक साहब वो और चीज है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था और आप बात कर रहे थे। अब आपने नया एक इशू बना दिया, जुडिशियल कम्प्लेक्स वाला। जनाबे वाला जुडिशियल कम्प्लेक्स का मोटरवे टूल प्लाजा से लेके जुडिशियल कम्प्लेक्स तक जो 6 घंटे का इवेंट था, मैं लम्हा बलम्हा वहां पर मौजूद था और खान साहब की गाड़ी के बिल्कुल साथ था। मैंने अपनी आंखों से देखा, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी, अदलिया ने इजाजत दी, हाई कोर्ट ने इजाजत दी कि इमरान खान साहब पीसफुली, एमिकेबली वो पेशी पे जा सकते हैं, उनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। जनाबे वाला मैंने अपनी आंखों से देखा 5 दफा मोटरवे टोल प्लाजा से लेके जुडिशियल कम्प्लेक्स तक 5 दफा पूरी सड़क बिल्कुल रोक के पूरी दीवार खड़ी करके पुलिस जनाब उसने उसको इमरान खान साहब को रोका। फिर उसके बाद वहां पर जो माहौल क्रिएट हुआ,
उसमें सबसे पहले पुलिस ने जनाब शेलिंग स्टार्ट की। जुलूस था नहीं उनके साथ, जुलूस का तो शेलिंग ना होती। नहीं सर, वो पुलिस से स्टार्ट की थी और राना सनाउल्लाह का पूरा एक उस वक्त प्लान था कि इस पूरे मजमे के अंदर कुछ इस किस्म का माहौल बनाया जाए। चौहान साहब ये बता दें, ईद के बाद मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे? मुज़ाकरात सिर्फ एक नुक्ते पे होंगे कि कौमी असम्बली का इंतखाब किस वक्त होना चाहिए, फौरी तौर पे उसकी डेट तय हो, उसकी मोडेलिटीज तय हो। और मैं ये समझता हूं कि पंजाब और केपीके का इलेक्शन फिल फोर्स 14 मई की जो डेट पंजाब की दी है और बाकी सुप्रीम कोर्ट अब जो केपीके की देगी, उसके ऊपर पीसफुल तरीके से फ्री फेयर इलेक्शन करवाने की मोडेलिटीज तय करने के वाले से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज हुसैन चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो सीनियर साफ़ी और सीनियर तजियाकार जनाब इफ्तिखार अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि मुल्की सियासी बहरान किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। इफ्तिखार अहमद साहब, ये बताइएगा कि सियासी बहरान आपको कहाँ जाता दिखाई देता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जा रहा है, इमरान खान साहब कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी मुझे नाअहल करवाना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी किसी को भी नाअहल नहीं करवा सकते। जो नाअहली का खेल हमारे मुल्क में शुरू हुआ है सियासतदानों को, वो अदालतों ने किया है और अदालतों के पास कोई ऐसा मुकदमा है जिसमें वो नाअहल हो सकते हों तो अदालत जाने और वो जाने। तो इसमें किसी की सिंपैथी लेना या किसी को पर ब्लेम लगाने का तो रवैया बिल्कुल गैर मुनासिब है। और ये बिल्कुल अफसोसनाक बात है कि एक आदमी जो कहता है कि वो दुनिया को जानता है और दुनिया की माशरत को और अखलाकियात को जानता है, वो एक शख्स पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहता है। ये मुझे अफसोस है उनकी सोच पे। जो भी हमारे मुल्क में फैसले हुए हैं सियासतदानों को इस हक से महरूम रखने के कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, वो तो अदालतों ने किए हैं। लेकिन इफ्तिखार साहब, जब मियां नवाज शरीफ साहब ये कहा करते थे कि एक नहीं 100 वज़ीर आज़म भी नाअहल हो जाएं, यूसुफ ज़ा गिलानी जब नाअहल हुए उस वक्त तो ये कहा अदालतों के फैसले मानने पड़ेंगे। देखो उन्होंने गलत, देखो आप दो सवालों को इकट्ठा मत करें। आप कहते हैं कि इमरान खान कहता है कि आसिफ जरदारी उसको नाअहल कराना चाहता है। मैं उससे बिल्कुल कतई तौर पर इत्तेफाक नहीं करता। नाअहल करती हैं अदालतें, उनको अदालतों से कोई इख्तिलाफ है। ये बयान अगर वो अदालत के बारे में देते कि अदालतों को सियासतदानों को नाअहल करने की जो रवायत है ये ख़त्म करनी चाहिए, ये अगर उनका बयान होता तो मैं उनको सपोर्ट करता। अब आप आगे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ ये कहता रहा ऐसा करो, तो मियां नवाज शरीफ ने ये कहने के बाद खुद भी भुगत लिया। ठीक है, तो ये रवायत गलत है। इफ्तिखार साहब, आज भी कुछ नहीं बदला। आज भी आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास नाअहल हो गए, सियासी जमातें खामोश बैठी हैं। मैं कहता हूँ ये कौन होते हैं इस किस्म की बातों पे नाअहल करने वाले? हाँ, क्रिमिनल केस हो, तो कोई ऐसा फैसला हो कि जिसमें उसने रियासत के बुनियादी ढांचे को तबाह करने की कोशिश की हो, फिर आप उस पर मुकदमा चलाएं, फिर आप उसको नाअहल करें। अभी किस किस्म की चीज़ों पर नाअहल कर रहे हैं कि जी तौहीन अदालत कर दी है, हमें बुरा कह दिया। भी आप क्या हो, आप बहुत आला व अरफा हो दूसरों के मुकाबले में। ये भी बड़ी खौफनाक रवैया है इस केस में जो आपने अभी रेफर किया एजेके का। उसमें ये है ना कि वो कहते हैं तौहीन अदालत की, तो तौहीन अदालत के ऊपर आप डिस्क्वालीफाई कर दें एक आदमी को, मैं एग्री नहीं करता। ये अख्तियार नहीं होना चाहिए चंद अफराद के पास कि वो दूसरे के पूरे कैरियर को बंद कर दें, खराब। लेकिन PMLN पीपल्स पार्टी ये मामला भुगत चुकी। अब AJK के अंदर अगर PTI ये मामला भुगत रही है, दोनों जमातें खुश हैं खामोश हैं? गलत है ना। देखो आपने जो मुझसे सवाल किया, मैं बुनियादी उसका जवाब दे रहा हूँ बतौर एक डेमोक्रेट के। ठीक, डेमोक्रेसी में आपने अगर वज़ीर आज़म को सजा देनी है तो उसकी जो तरीकाकार आइन में है उससे बाहर जाके आप न दें। आप तौहीन अदालत के मुकदमात में उनको डिस्क्वालीफाई मत करें। ईद के बाद को मुज़ाकरात नजर आते हैं इफ्तिखार साहब आपको? देखें जी, मुज़ाकरात तो मुझे उस दिन भी नजर आए थे जिस दिन आगे लगा रहे थे पीने की तारीख के अंदर लोग। ठीक है, लेकिन आपको शायद भूल जाता है कि उन मुज़ाकरात में अज़हर खान ने शिरकत नहीं की थी और मुखालफत की थी, और बेगम नसीम वली खान ने भी शिरकत नहीं की थी और मुखालफत की थी। एक धड़ा
बात करने को तैयार होता है और एक धड़ा वहाँ पे इंतहा पसंदाना रवैया अख्तियार करता है, ये तो पीटीआई को फैसला करना है ना कि क्या वो मुज़ाकरात करना चाहती है या नहीं करना चाहती। वो करना चाहती है शराइत के साथ, जो जिस तरह एयर मार्शल अजहर खान और नसीम वली खान शराइत के तहत भुट्टो से मुज़ाकरात करना चाहते थे कि आप माने कि धांधली हुई है और ये असेंबली गैर कानूनी। तो उसने कहा था मैं ये नहीं मानूंगा। इसके बावजूद मुज़ाकरात हुए थे, नहीं हुए थे, लेकिन इट वाज टू लेट उन हालात में। तो मैं तो मुज़ाकरात का हामी हूँ। आई बिलीव इन डेमोक्रेसी। मैं तो सड़कों पर खून बहाने का या सिविल वॉर का या मुल्क के अंदर खाना जंगी की हमायत तो नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।